हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की पैथोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि इसका जो नाम है वही शो कर रहा है कि ऑस्टियो। अगर कहीं भी ऑस्टियो लग जाता है तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, यानी ऑस्टियो मीन्स बोन हो गया। एंड आर्थ्रा आ गया, आर्थ्रा मीन्स जॉइंट, जॉइंट। एंड कहीं भी आइटिस जुड़ जाता है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। तो एज ए नाम सजेस्ट क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी जो बॉन है, जो बॉन्स आपस में जॉइंट्स बना रही हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाए। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में लिखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए degenerative inflammatory disease इन्फ्लामेटरी डिजीज है क्योंकि जो जॉइंट्स कार्टिलेज है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसकी, ये मेनली कहाँ पाई जाती है, साइनोवियल जॉइंट में, ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज डीजनरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। इसमें होता क्या है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें होता क्या है, तो कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है उसका लॉस हो जाता है विद प्रोलिफरेशन, विद प्रोलिफरेशन ऑफ ए न्यूबॉर्न एंड रीमॉडलिंग ऑफ जॉइंट कंटूर। तो चलो इसको हम समझते हैं कि ये डेफिनेशन, हमने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख दी, इसका मतलब क्या है। मान लो कि ये आपका कोई साइनोवियल जॉइंट है, बॉन्स आपस में पार्टिसिपेट करके जॉइंट्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। जैसे हम अगर नी जॉइंट की बात करें तो ये हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है। ये जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स को कवर किए हुए कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट इन्हें कवर किए होते हैं लिगामेंट्स। साथ में इनको साइनोवियल मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्ट किए हुए होती हैं। तो जैसे मान लो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो इसे प्रोटेक्ट करती है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ही आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है और इसी में मेनिस्काई भी होती है, मेनिस्काई होती हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है, जैसे कार्टिलेज, सॉरी, ये आपका कैप्सुलर लिगामेंट है, कैप्सुलर लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट के बाद में इसको ये जो घेरी हुई है ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। बाहर जैसी ये संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं मेनिस्काई, मेनिस्काई। इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ये साइनोवियल फ्लूइड है और ये आपकी बॉन्स हैं, बॉन्स, बॉन्स या कार्टिलेज। तो होता क्या है, ये जो नॉर्मल साइनोवियल स्ट्रक्चर्स, तो इस नॉर्मल साइनोवियल स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी आ जाती है और ये जो गैप दिख रहा है दोनों बॉन्स के बीच में, दोनों कार्टिलेज के बीच में, ये गैप कम हो जाता है। किस कंडीशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हो क्या जाता है, जैसे सपोज दैट
नहीं, ये जो अब गैप था, ये पहले जो गैप था, ये वाला गैप अंतराल, ये बहुत कम हो गया, नैरो हो गया। इससे क्या है कि ये जो बॉन्स हैं आपस में, ये बॉन्स आपस में रगड़ना शुरू कर देती हैं, यानी इनमें आपस में फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है। ये आपस में फ्रिक्शन होना शुरू कर देती हैं, तो इनकी जो नॉर्मल शेप है वो एबनॉर्मल हो जाती है इस तरीके से। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में होता है। तो जो कार्टिलेज हैं, इन दोनों कार्टिलेज में फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो थोड़ा इनके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें अगर, यानी हमको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है। तो सबसे पहले स्टिफनेस होगी जॉइंट में, स्टिफनेस, साथ में क्रैकिंग साउंड भी सुनाई देगा। क्रैकिंग साउंड ये आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट होता है कि अगर किसी भी जॉइंट पर क्रैकिंग साउंड आ रही है, क्रैकिंग साउंड को आप सुन पा रहे हैं, तो ये मे भी हो सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हो। नेक्स्ट क्या होगा, जो वहाँ की मसल्स होंगी उनकी एट्रोफी हो जाएगी, यानी एट्रोफी ऑफ रीजनल मसल। साथ में वहाँ ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऑस्टियोफाइट्स क्या है, यानी जैसे ये आपका जॉइंट था, तो ये जो बॉन्स थी ये जैसे ही टूट जाती तो ये कुछ अपने उभार जैसे स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देती हैं, ऑस्टियोफाइट्स। यानी ये ऑस्टियोफाइट्स पैन करते हैं। जब भी कोई भी ऑस्टियोफाइटिक पेशेंट अगर बैठेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट अगर बैठेगा उठेगा, तो ये ऑस्टियोफाइट आपस में रगड़ते हैं, तो ये पेन कॉज करते हैं, तो ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस ये हो किस किस में सकता है, अगर हम बात करें कि किस किस में हो सकता है, तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जहाँ भी वेट वियरिंग जॉइंट होंगे, वेट वियरिंग जॉइंट, जैसे हमारी बॉडी में वेट वियरिंग जॉइंट कौन कौन से होते हैं, ऑलमोस्टली सभी, लेकिन मेनली हिप हो गया, नी हो गया, फेलेंजियल जॉइंट्स हो गए, ये सब वेट वियरिंग जॉइंट्स होते हैं। एंड मेनली मोर कॉमन कॉज किस में है, मोर कॉमन इन वोमेन। अब ये क्यों है, वोमेन्स में क्यों है मोर ज़्यादा अफेक्टेड ऑस्टियोआर्थराइटिस से वोमेन्स क्यों होती हैं? इसका रीज़न ये है कि जो वोमेन्स होती हैं वो जो मीनोपॉज फेज़ होती है उससे निकलती हैं, तो मीनोपॉज में वो वेट को गेन करती हैं। इस कारण जो उनका जॉइंट है उस पर स्ट्रेस ज़्यादा आ जाती है, वेट ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए जो वोमेन्स होती हैं मोर कॉमन अफेक्ट होती हैं। यानी यहाँ हम लिख देते हैं क्यों कि वोमेन गो थ्रू मीनोपॉज फेज, मीनोपॉज ऑफ्टन वो क्या करती हैं, गेन वेट गेन करती हैं एंड इंक्रीज्ड वेट गेन कर लिया, तो उससे क्या होगा, जो जॉइंट है उस पर स्ट्रेस आ जाएगी, इंक्रीज स्ट्रेस ऑन जॉइंट, ये होगा। नेक्स्ट एज फैक्टर, यानी एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जनरली जो मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड होते हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब इसके इटियोलॉजीज, क्लिनिकल फैक्टर, एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली दो प्रकार की होती है। फर्स्ट एक होती है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड एक होती है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो समझते हैं कि प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, यानी प्राइमरी, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइमरी, यानी ये उस जगह पर होगी जहाँ पहले से कोई भी प्रीडिपोजिशन ना हुआ हो, कोई प्रीडिपोजिशन फैक्टर्स ना आए हों, यानी वेयर देयर इज
नो प्री डिपोजिशन फैक्टर, यानी जहाँ पर प्री डिपोजिशन फैक्टर्स ना हों, ये पहली बार ही हो रहा हो, तो ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसी प्रकार से जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, यानी कोई भी डीजनरेटिव जॉइंट्स जो है वहाँ पर पहले से कोई ऐसा लोकल रेस्पॉन्स आया हो, प्री डिपोजिशन फैक्टर्स आए हों, उस जगह पर दोबारा हो, तो वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यानी जैसे हम डेफिनेशन लिखे तो व्हेन डीजनरेटिव फैक्टर degenerative joints occurs in response to a recognizable local and systemic factor, यानी वही कि सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस उसी कंडीशन में होगी जब वहाँ पर पहले ही प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका हो। इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? इसके कॉज क्या हो सकते हैं? जैसे हिप डिस्प्लेसिया हो जाए, हिप डिस्प्लेसिया, या एक्रोमेगेली की कंडीशन हो जाए, एक्रोमेगेली, या आपको कोई भी सेप्टिक एनीमिया हो जाए, पेजेट्स डिजीज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन पर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो क्या है। कि मान लो कोई भी जेनेटिक एंड बायोकेमिकल फैक्टर आए, इन्होंने क्या किया, जो कॉन्ड्रोसाइट है उनकी इंजरी कर दी, लीड्स फैक्टर लीड्स टू कॉन्ड्रोसाइट्स इंजरी, इन्होंने कॉन्ड्रोसाइट इंजरी कर दी। कॉन्ड्रोसाइट इंजरी होने से क्या हुई? लिगामेंट इंजरी हुई। लिगामेंट इंजरी हो गई। अब लिगामेंट इंजरी होने से क्या हुआ कि अगर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होगी, तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में जो कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोलिफरेट होती हैं वो क्या करती हैं? मीडिएटर्स को रिलीज़ करती हैं, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हुए, लाइक ब्रेडिकाइनेंस हुआ, हिस्टामिन्स हुए, तो ये इनको रिलीज़ कर देती हैं। अगर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है तो ये इंजरी क्या है, उन्होंने मान लो, जैसे हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं कि मीडिएटर, मीडिएटर क्या क्या थे? हिस्टामिन हुआ, ब्रेडिकाइनेंस हुआ, तो ये इनको जब रिलीज़ करती है तो ये हिस्टामिन ब्रेडिकाइनेंस क्या करते हैं? साइनोवियल एंड जो सबकॉन्ड्रल बॉन्स होती हैं उनको इंसर्ट कर देते हैं। यानी तो लिगामेंट इंजरी हुई। लिगामेंट इंजरी होने से क्या हुआ कि जो टेंशन्स थी लिगामेंट इंसर्शन साइड पे वो डिक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट लिखते हैं, डिक्रीज टेंशन ऑन bone at ligament insertion site। तो लिगामेंट इंसर्शन साइट पे जो टेंशन्स थी, पहले जो टेंशन आ रही थी नॉर्मल कंडीशन में, अब एबनॉर्मल है तो वो टेंशन्स डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे ओवरऑल क्या हुआ? इससे ओवरऑल ये हुआ कि जो जॉइंट मैकेनिज्म थी अब वो अल्टर्ड हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो अल्टर्ड जॉइंट मैकेनिज्म। अब जॉइंट मैकेनिज्म अल्टर्ड होगी, अब जैसे मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ? स्टिफनेस आएगी। स्टिफनेस आएगी यानी हम सीधा बोलें थिकनिंग हो जाएगी, थिकनिंग होगी।
थिकनिंग होने से क्या हुआ, जो शॉक एब्जॉर्बिंग कंडीशंस थी उनमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ जाएगा। तो ह्यूज रिडक्शन इन शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कहाँ पर, बॉन्ड पर, क्योंकि साइनोवियल फ्लड था, ये सब शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करते थे। मेनिस्काई हुई शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करती थी। उससे क्या हुआ, जो बॉन्ड्स हैं उनमें शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज शियर स्ट्रेस बिटवीन बॉन्ड कार्टिलेज। तो बॉन्ड कार्टिलेज में शियर स्ट्रेस बढ़ गई, यानी वो आपस में अब रगड़ने लगे, फ्रिक्शन करने लगे। अब इससे क्या हुआ, वहाँ ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन हो गया। ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होने से क्या हुआ, आपका प्रोग्रेसिव ऑस्टियो आर्थराइटिस के लक्षण आ गए। प्रोग्रेसिव ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो ये प्रोग्रेसिव ऑर्थियो आर्थराइटिस की जो कंडीशंस आ गई, ये ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन से आई। यहाँ समझने वाली बात ये है कि जैसे ही लिगामेंट इंजरी हुई तो अर्ली ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होगा, जो कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेट सेल होंगी, ये लगातार इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ब्रेडिकाइनेंस, हिस्टामिन ब्रेडिकाइनेंस, इनको सीक्रेट करती रहेंगी। लेकिन ये लगातार सीक्रेट होते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली सीक्रेट होते जा रहे हैं। रिपीटेड परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर ये सीक्रेट होते जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जो कार्टिलेज था, यानी जो बॉन्ड का कार्टिलेज था, जैसे ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड्स के कार्टिलेज है, तो ये कार्टिलेज को भी इंसर्ट कर देंगे। अब ये कार्टिलेज ही अगर इंजर्ड हो गए तो ये आपस में फ्रिक्शन तो करेंगे, रगड़ेंगे चलते वक्त, बैठते उठते वक्त, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, जैसे सपोज दैट नी जोन पर है, तो जब लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म करेंगे तभी ऑस्टियोफाइट्स आपस में रगड़ेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, जिससे क्या तीव्र शार्प पेन होगा। ठीक, अब हम इसके थोड़े से डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, किसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। तो सबसे पहले जो एक्सरेज होते हैं, एक्सरे कराएंगे उसका, फिर जॉइंट स्पेस नैरोविंग देखेंगे, यानी जॉइंट स्पेस क्या है, कितना घटा है, यानी उसकी नैरोविंग होगी, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में नैरोविंग ही होगी, तो नैरोविंग होगी। साथ में ये देखें कहीं ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन तो नहीं है, तो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। उसके साथ में हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे क्या होगा। हालांकि जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करे, लेकिन ओवरव्यू है कि अगर किसी को ये हो जाता है तो आर्थ्रोस्कोपी करा सकता है या ऑस्टियोटॉमी करा सकता है, मेडिकेशंस यूज़ कर सकता है। मेडिकेशंस में मेनली क्या यूज़ करते हैं, एनसैड्स, यानी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। तो ये मेनली, तो ये हमारा पूरा ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ। सबसे पहले हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेफिनेशन की बात करी, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है। उसके बाद हमने उस जॉइंट को, पार्टिकुलर जॉइंट को एक्सप्लेन किया। फिर हमने उसके टाइप्स की बात की कि प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, सेकेंडरी, उसकी कॉज क्या क्या होते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के। देन हमने उसकी पैथोजेनेसिस की बात की कि कैसे कैसे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने के बाद में वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।